जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th का जो है बायोलॉजी हम लोग 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। ये चैप्टर हम लोग तीसरा चल रहे हैं, जिसका नाम रिप्रोडक्शन यानी कहे तो जनन है। ठीक है, जनन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जय प्रकर्म किए हैं। जय प्रकर्म के अंतर्गत जो है 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं। उसके बाद जो है 3 वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, नियंत्रण एवं समन्वय किए हैं। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय किए हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग तीसरा चैप्टर जो चल रहा है एनसीईआरटी के आधार पर, तीसरा चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। ठीक है, जनन हम लोग कर रहे हैं। तो जितने भी दो जो चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके और जाकर और देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे। बिल्कुल, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इन तक अगर बने रहिएगा, हम बताएंगे पीडीएफ आप लोग कहाँ से अपलोड करिए। तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ पे मुख्य कर्तव्य है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वाचिंग जरूर कीजिए और देखिए, तभी आप लोग कुछ सीख पाइएगा। ध्यान से देखिए, पहला है क्वेश्चन कहता है अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि अलैंगिक जनन की बहुत सारे विशेषताएँ हैं। तो देखिए, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता, अलैंगिक जनन में निम्न विशेषता है। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतान आनुवंशिक गुणों के ठीक जनकों की तरह होती है, यानी जो इससे उत्पन्न संतान होते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, एक डिक्टो मिलते हैं, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का इसमें संलयन नहीं होता है, बल्कि एक जीव ही दूसरे जीव में कन्वर्ट हो जाता है यानी टूट जाता है। इससे निषेचन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ये है कि इसमें निषेचन भी नहीं होती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन नहीं होता है। उसके बाद है क्योंकि युग्मक का संलयन नहीं होता है, और युग्मक का संलयन नहीं होता है इसलिए इसमें निषेचन नहीं होता है। तो यह है विशेषता, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। पॉइंट बाय पॉइंट करके याद करिएगा। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ तक अगर याद कीजिएगा, दूसरा पॉइंट आप लोग की यहाँ है, तीसरा इसमें है क्योंकि निषेचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो ये तरह से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं का वर्णन करें, नाम लिखे। ठीक है, तो लैंगिक जनन जो नर जनन तंत्र है उसके सभी संरचनाओं के क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र के निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। तो पहला है 2 विरेचन पाए जाते हैं, तीसरा 2 अधिविरेचन पाए जाते हैं, और 2 शुक्रवाहिके पाए जाते हैं। उसके बाद जो है 2 शुक्राशय पाए जाते हैं, मूत्र मार्ग पाए जाते हैं तथा शीर्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग नर जनन अंग के बहुत सारे अंग होते हैं जो कि आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख डालिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। तो लैंगिक जनन का क्या महत्व है आप लोग के बताना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या महत्व है आप लोग के सामने यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कहता है कि सभी जीवों में गुणसूत्र की एक संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है सभी जीवों में। जैसे मानव में कितना होता है, तो 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, यानी कहे तो पूरा कितना होता है, तो 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग इसकी संख्या होती है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो देखिए, असमसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के, ठीक है, या फिर समसूत्री होगा तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण उनमें कोई विभिन्नता नहीं आती है, और इसी के कारण इसमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है, और प्रत्येक पीढ़ी में जैसे आपके आने वाला संतान में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहेगा, और उसके आने वाला संतान भी 23 जोड़ा रहेगा। तो ये संख्या हर एक संतानों में ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट कहता है, क्या चीज़ कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है कि यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है। लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। और लैंगिक जनन कहेगा कि लैंगिक जनन में जो भी जीव करता है उसमें कौन सी कोश का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। जिससे उसमें विभिन्नताएं आ जाती है, और जिसमें ये क्या हो जाती है, विभिन्नताएं। अर्धसूत्री मतलब 23 जोड़ा हम मादा से आएगा, 23 गो मादा से आएगा और 23 गो क्या आएगा, नर से आएगा। तो यहाँ पे 23 क्या हो जाता है, 46। तो ये अर्ध आधा यहाँ से आया, आधा यहाँ से आया, इसलिए पूरी तरह से मिलता नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, भिन्नताएं बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 3 गो क्वेश्चन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या चीज़, कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पौधों में बताना है कि लैंगिक जनन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पुष्पीय पौधों में, ठीक है, पुष्पीय पौधों में एंजियोस्पर्म्स इन्हीं पुष्पीय पौधों में अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। द्विलिंगी मतलब कि जो है नर और मादा दोनों एक ही पुष्प रहता है, तो द्विलिंगी याद कर लीजिएगा। पुमंग को नर जननांग या जयांग तथा कार्पाल को मादा जननांग कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, पुमंग को नर जननांग, ठीक है, पुमंग को क्या कहते हैं, नर जननांग, और जयांग तथा कार्पोल को क्या कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये पुमंग में पराग कण बनते हैं। अब पुमंग में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। पराग कण कहाँ बनते हैं, तो पुमंग में कौन सा, तो पराग कोश में, ठीक है। पराग कोश में क्या बनता है, तो पराग कण बनते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। क्या चीज़ को, तो पराग कण को। क्या माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं, तो पराग कण को कहते हैं। देखिए, जयांग में बीजांड या मेगास्पोर बनते हैं। बीजांड में क्या बनते, सॉरी, जयांग में क्या कहते हैं, तो बेजांड या मेगास्पोर बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। ये किसके द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इसमें निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं। और इसमें निषेचन के बाद क्या बनते हैं, फल या बीज बनते हैं। जिस बीज के अंकुरन के बाद नहान पौधे बनते हैं, यानी जो है नग्न पौधे बनते हैं। तो याद कर लीजिएगा, जो है यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो ये जो आप लोग को बता दिए, ठीक है, कि क्या होता है, कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पौधा है, और इस पौधा में एक पुष्प है, ठीक है, क्या है, पुष्प है। और इस पुष्प में क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक ही पुष्प में यहाँ पे क्या है, तो पराग कोश है। यहाँ पे ये पराग कोश है, जिसमें क्या कहता है, तो पराग कण रहता है। क्या रहता है, पराग कण। और इसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पुष्प के इस तरह से यहाँ पे भाग रहता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से यहाँ पे भाग रहता है, और यहाँ से इस तरह से भाग रहता है। और ये धीरे धीरे यहाँ पे जो रहता है, यही पराग कोश रहता है। और यहाँ पराग कोश, यहाँ पराग कण के माध्यम से यहाँ बीजांड में आता है, और यहीं से फल या और फूल का निर्माण होता है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहता है, उतारने लीजिएगा इसको, वीडियो को मैंने रुक कर, और इसको क्या करना है ना, कॉपी में छाप लेना है। शुक्र जनन नलिकाएं के बारे में बताएं। शुक्र जनन नलिकाएं क्या होती है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, प्रत्येक विरीसन में 900 शुक्र जनन कोशिकाएं नलिकाएं पाए जाते हैं। प्रत्येक विरीसन में, विरीसन देखिए यहाँ पे इस तरह से विरीसन रहता है, आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ रहता है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से रहता है। तो यही जो है, ये क्या है, वृषण है। ये क्या है, वृषण है।
और विरीशन यहाँ पे जो है विरीशन जो है, और इसी विरीशन में कितनी नलिकाएं रहती है, छोटे छोटे नलिकाएं पाई जाती है। ध्यान से देखिए, इस तरह से कुछ नलिकाएं पाई जाती है। तो छोटे छोटे नलिकाएं कितनी होती है, तो 900 शुक्र जनन नलिकाएं, जिसको हम लोग नौ इसी को कहते हैं छोटे छोटे नलिकाएं के शुक्र जनन नलिकाएं हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी छोटे छोटे नलिया में क्या चीज़ का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और नर्स कोशिकाएं, ठीक है, नर्स कोशिकाएं शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु यहाँ को पोषण प्रदान होता है। और इसी छोटे छोटे नलिकाओं में क्या मिलता है, शुक्राणु के पोषण प्रदान होता है। तो याद कर लीजिएगा, इसका जो है क्या है कि इसके बारे में बताना था तो हम लोग बता दिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है, और इसमें जो है इस तरह से कुछ इस तरह से एक ठमा मिला हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ठमा मिला हुआ रहता है, और इसके बाद यहाँ से इस तरह से निकल जाता है इस तरह से। और ये जो ऊपर रहता है अधिविरेचन रहता है। तो इसमें जो रहता है ये क्या रहता है, शुक्राणु रहता है। शुक्राणु रहता है इसी में शुक्राणु रहता है। और इस शुक्राणु के क्या करता है, इन नली में पोषण प्राप्त होता है। पोषण प्राप्त होता है इसी नली में। तो इसी के बारे में लिखना था, चल बिल्कुल लिख लिए, ठीक है। और कितना नलिकाएं रहता है, तो 900 शुक्र जनन नलिकाएं पाया जाता है। कहा एक विरीशन में कितने शुक्र जनन नलिकाएं, तो 900 शुक्र जनन नलिकाएं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जनन किसी जीव की समष्टि के अस्तित्व में किस प्रकार सहायक होती है। मतलब कि जनन किसी भी जीव को यानी समष्टि उसके जाति को स्थायित्व यानी अस्तित्व को किस तरह कायम रखती है। तो देखिए, कहता है कि किसी भी स्पीसीज मतलब सिस्टम, ठीक है, किसी भी स्पीसीज की समष्टि के अस्तित्व में जनन और मृत्यु दर में लगभग बराबरी के दर होते हैं। यानी जितना जनन होता है उतनी जो है मृत्यु दर होती है, तो अस्तित्व बना रहता है। देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे किसी मनुष्य का जाति है, और यहाँ पे भी मनुष्य की जाति है। यहाँ पे जनन हो रहा है और यहाँ पे मृत्यु हो रहा है। तो मान के चलिए कि इसमें से 1000 है, 1000 में से क्या हुआ, 1000 में से मान के चलिए कि 100 गो यहाँ पे डेड हो गया, ठीक है, 100 गो डेड हो गया 1000 में से। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 1000 है, और इसमें 100 गो यहाँ पे डेड हो गया, तो यहाँ पे 900 बचा। अब 900 ही क्या हो गया, फिर जनन ले गया, जो है फिर जनन हो जाएगा, ठीक है, जनन हो जाएगा। और ये इसमें जो है 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, तभी तो जनसंख्या वृद्धि होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन हम लोग के कह रहा है कि किस तरह से सहायक होती है किसी जो है यहाँ पे क्या चीज़ करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, परागण से क्या समझते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण आप लोग के पता होगा कि परागण जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है। परागण जिस तरह से निषेचन होता है उसी प्रकार से परागण की क्रिया होती है। देखिए, नर जननांग में परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागण कहलाता है। देखिए, नर जननांग से परागकण क्या किसके पर जो है मादा जननांग तक जाने की प्रक्रिया जो होता है उसी को क्या कहते हैं, परागण। जैसे जिस प्रकार से परागण को आप लोग इस तरह से रिलेट कीजिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है ना, निषेचन होता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में क्या होता है, परागण होता है, ठीक है, परागण होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है, परागण होता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से मनुष्य में यानी जंतुओं में क्या होता है, निषेचन होता है, उसी प्रकार से पादप में क्या होता है, प्लांट में यहाँ परागण होता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, इसमें कीड़े जो है जानवर
हवा तथा पानी की सहायता से पराग जो है सहायता से होते हैं। अगर परागण की क्रिया किसके माध्यम से होता है तो कीड़ा के माध्यम से, जानवर के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से क्या होता है, परागण की क्रिया होता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो कि स्वपरागण, स्वपरागण ठीक है, और दूसरा पर परागण। स्वपरागण में मतलब कि एक ही पुष्प पर दोनों नर और मादा रहते हैं और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, निषेचन यानी परागण की क्रिया हो जाते हैं। और पर परागण क्या होता है कि जिसमें जो है एक ही जाति के दूसरे पुष्प, एक ही जाति के दो पुष्प, एक नर और एक मादा ठीक है, एक नर और एक मादा। तो नर वाले जो है, नर वाले क्या होता है, पराग कोश से, पराग कोश से क्या निकलता है, पराग कण, और पराग कण निकल कर और मादा के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के कहाँ पे, तो वर्तिकाग्र पर गिरता है और इस तरह से निषेचन जो होता है उसी को कहते हैं कि परागण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए ऋतुस्राव क्यों होता है, इसका हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, जितना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ बता रहे हैं, पीडीएफ आप लोग कहाँ से लेना है तो ध्यान से देखिए, सर्च क्या करना है, रियल एजुकेशन ठीक है। कहाँ पे जाना है तो टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है रियल एजुकेशन ठीक है। रियल एजुकेशन जैसे सर्च कीजिएगा या इतना पर नहीं आएगा तो ये इंडिया के फ्लैग डाल दीजिएगा। जैसे ही इंडिया के फ्लैग डालिएगा आप लोग के सामने एक इंटरफेस खुलेगा और वहाँ पे जाकर और ज्वाइन हो जाना है। सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे जो दूसरे चैप्टर कराए हैं, 2 चैप्टर के कराए हैं, उसका भी पीडीएफ आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से लोग जाकर वहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, अपने कॉपी में छाप लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए समय समय पर, ताकि आप लोग को किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। तो समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।